और इस वक्त की अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कृष्ण कुमार नामी सीआरपीएफ जवान भी मामूली जख्मी हुआ है। हमले में मोहम्मद इब्राहिम नामी एक कांस्टेबल जख्मी भी हो गया है। जख्मी जवान को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहीद जवान की पहचान हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के तौर पर हुई है। हमले के फौरी बाद मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह रहे कि कल शाम भी मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमला करके 2 बीएसएफ जवानों को शहीद कर दिया था। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। जनूबी कश्मीर में ज़िला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। कृष्ण कुमार नामी सीआरपीएफ जवान मामूली ज़ख्मी हुआ है और हमले में मोहम्मद इब्राहिम नामी एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी जवान को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि शहीद जवान की पहचान हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के तौर पर की गई है। और हमले के फौरी बाद मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया। मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह है कि कल शाम भी मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमला करके 2 बीएसएफ जवानों को शहीद कर दिया था। तो इस वक्त की अहम खबर, जनूबी कश्मीर में ज़िला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में घरेलू परवास की भी शुरुआत हो रही है। 25 मई से घरेलू परवास शुरू हो जाएंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर रोक लगा दी गई थी। हरदीप पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट और रियासतों को इस ताल्लुक से जानकारी दे दी गई है। मुसाफिरीन के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमतों से भी बातचीत जारी है ताकि आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलतों का ख्याल रखा जा सके। I think the time has come for us to open out. Now, we have been in touch with the state governments at different levels, informally, formally, and I can share with you today that after that we announced yesterday's decision, I think I tweeted it around 5 o'clock or so. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner, we can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape the situation which other countries found themselves in. यूपी से खबर है, जहां के बाराबंकी जिले में कोरोना ने कहर बर्पा कर दिया है। जिले में कल एक ही दिन में 90 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले के मुख्तलिफ कस्बों और गांवों से ये मामले सामने आए हैं। जिला इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए तमाम बाजार और दुकानें बंद करा दी हैं। लोगों से घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। बाराबंकी के हमारे नुमाइंदे ने यहाँ के हालात का जायजा लिया और बाराबंकी के DM से भी बातचीत की। पचानवे केसेस आने के बाद पूरा ज़िले में एक तरीके से कह सकते हैं पैनिक जैसी स्थिति हो गई थी। हालांकि उसके बाद ज़िला प्रशासन जो है वो खुद उसने हैंडल किया, मौके पे पहुंचे। हॉटस्पॉट जोन है वहाँ खुद स्वयं जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं। DM हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद हॉटस्पॉट जोन में आए हैं। सर, कैसे अब मैनेज होगा? 95 जो है एक दिन में आया है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे और क्या अभी का स्टेटस है? 95 एक दिन में कहना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 दिन की रिपोर्ट थी, ये थोड़ा डिलेट की उस तरह से साथ आई है। और ये बात मैंने कल अपने ट्वीट में भी कही थी, आप सबसे मैंने साझा किया था कि इसमें संख्या से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संख्या में बढ़ोतरी और भी होती है। जिस प्रकार से हमारे जनपद में और पूर्वांचल के अन्य जनपदों में हमारे बाहर प्रांतों से लोग आ रहे हैं, उसमें से खासतौर से जो हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं उसमें से संक्रमण का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। महत्व इस बात का है कि हम इन लोगों को चिन्हित करके इनको तत्काल टेस्ट करके
और इनको आइसोलेट कर दें ताकि संक्रमण को हम बढ़ने से रोक सकें। और यही कार्रवाई जो है आपका जिला प्रशासन कर रहा है और इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है सफलता भी प्राप्त हुई है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास सूचना आई इन सबको हम लोग ने कल हिंद अस्पताल में पहुंचा दिया है और इनके सभी के आधे से ज़्यादा लोग इसमें ऐसे थे जो कि पूर्व में पाए गए पॉजिटिव केसेस के संपर्क में, जो कि पहले से ही इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में थे, और शेष लोग ऐसे थे जो कि जैसा मैंने बताया हॉटस्पॉट जनपदों से बाहर से। कहूँगा कि संख्या से बिल्कुल ना घबराएं। ये जो संख्या है ये 95 आई, ये नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये नंबर ऐसा नहीं है कि हमारे रडार के बाहर के ही लोग थे। ये सब हमारे रडार में ही थे, जिला प्रशासन के रडार में थे, और इनको हमने सबको सेफली पहुंचा दिया है अस्पताल में, और इनके जो गांव हैं उनको भी सील किया जा रहा है। तो कृपया घबराए ना, सब लोग लॉकडाउन के जो बचे हुए दिन हैं उनका सख्ती से पालन करें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, संख्या ये जो है ये आगे संभवतः जैसा कि बता रहे हैं कि और भी बढ़ सकती है। ज़रूरत है इस समय घर में रहने की, सेफ रहने की, और इसी की जो है अपील है वो जिला प्रशासन भी कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बाराबंकी से मैं अनुराग शुक्ला। वहीं यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 294 नए मामले रोशनी में आए हैं। इनमें सिर्फ बाराबंकी से 95 मामले रोशनी में आए। बाराबंकी से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आने से वहां सनसनी फैल गई। बाराबंकी के डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए सभी बाजारों और दुकानों को बंद करा दिया। इन नए मामलों के साथ ही यूपी में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 5221 हो गई है। रियासत में अब तक 121 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 3000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और वहीं यूपी के साबिक उजाला अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कोरोना से जुड़े मामलों में एफआईआर के बढ़ते इंदराज पर नुक्ताचीनी की। अखिलेश के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सेहत से नहीं बल्कि जराइम का मसला है। उन्होंने क्वारंटीन मराकज़ की बदहाली और वहां हो रही मुबैना इम्तियाजी सलूक पर भी रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव के मुताबिक जानिबदाराना रवैये के सबब ही लोग क्वारंटीन सेंटर जाने से डर रहे हैं। लॉकडाउन 4 के बाद से दिल्ली में तमाम तर पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं एनडीएमसी ने दिल्ली के तमाम बड़े गार्डन्स और पार्कों को खोल दिया है। दिल्ली के लोधी गार्डन में लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क का रुख किया। हालांकि एनडीएमसी ने पार्कों को खोलने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है, जो कि सुबह 7 से 10 बजे और शाम में 3 से 6 बजे तक है। दिल्ली के लोधी गार्डन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने। ऐसा लग रहा था, और हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। गार्डन में घूमना और नेचर ये सब मिस कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, पर गार्डन आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। जो भी एहतियात सरकार ने बताई हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम कोरोना की लड़ाई को लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, उसको हरा भी सकते हैं। और 1 महीने से रेगुलर इसको वॉच कर रहे थे कि कभी खुले, क्योंकि वी आर द 20 साल से हम रेगुलर मतलब यहाँ के रेगुलर मतलब वॉकर हैं, और इसका इंतजार कर रहे थे कि कभी खुले, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम जब भी मेंटेन रहेगी ये बॉडी वर्क करेगी। नहीं, बस वॉक हो जाए हमें तो वही बहुत चाहिए। और योगा हमारी वैसे लाइव हो ही रही है, जूम पे हो रही है, घर में सर ही करवा रहे योगा सर गार्डन वाले, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस मेन बात है लोधी गार्डन खुल गया, भाई वॉक करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से खुले और भागे लोधी गार्डन। सर लेकिन टाइम 6 to 9 होना चाहिए, 6 to 9 मस्ट, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाती है, कोई ज़्यादा उसका नहीं होता। ऑफिस टाइमिंग हो जाते हैं, धूप हो जाती है, तो 6 to 9 प्लीज़, अगर ये हो सके तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 6 to 9 होना चाहिए। दिल्ली में एनडीएमसी ने लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क जैसे तमाम बड़े पार्क को खोल दिया है। समय सीमा निर्धारित की गई है सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, और शाम को 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ऐसा करने से जो प्रकृति के प्रेमी हैं वो वापस एक बार फिर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्हें स्वच्छ हवा में एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग करने को मिल रहा है। लगातार ये लोग दूर दराज से सुबह इन पार्कों में आया करते थे और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। हमेशा यहाँ मॉर्निंग वॉक करना और रनिंग करना इनको अच्छा लगता था, मगर कोरोना काल के दौरान पार्क्स, गार्डन्स बंद होने के कारण इन लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी। रोज़ाना सुबह सुबह आकर इस हरे वातावरण में, इस स्वच्छ हवा में इनको वॉक करना अच्छा लगता था, मगर काफ़ी दिनों के बाद गार्डन खुला है
वापस ये अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। दे फील गुड। आइए बात करना चाहेंगे सर, काफ़ी दिनों बाद गार्डन्स खुल गए हैं, आप लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे वॉक करने? 32 साल से आ रहा हूँ लोधी गार्डन में, लास्ट 32 ईयर्स रेगुलर वॉकर। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है। अलग अलग बैठकर दूर से ही एक दूसरे को नमस्कार हाय कर कर यहाँ पे गुजारा किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमें अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात करना चाहेंगे सर, काफ़ी दिनों बाद आप लोग यहाँ पे आए हैं, गार्डन्स खुल गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने का तो बहुत ही मन करता था, 2 महीने कैसे कटे हमें मालूम है। बाकी हम लोग पूरा मास्क लेके यूज़ करके, सैनिटाइजर मेरे पास है, कहीं दिक्कत पड़े तो यूज़ करेंगे। पर ये जो मिलना मिलाना था, काफ़ी अब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल काफ़ी फॉलो करना होगा। अब कैसा लगेगा कि अब तो इसको एक्सेप्ट करना है, जीवन से अब कोरोना फ़िलहाल अभी तो नहीं गया है, वेट करना है, इंतज़ार करना है, मगर फ़ाइट हमें ही करनी है। तो कैसे आप इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे? देखो, इतनी बड़ी बीमारी आई है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्रोटोकॉल को करें। और इस सोशल डिस्टेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है, बीमारी से दूर रहेंगे और आदत भी बढ़ जाएगी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां जितेंद्र औहाट ने वज़ीर आला महाराष्ट्र को एक ख़त लिखा है और इस ख़त में धारावी के विकास का, यानी धारावी की तामीर और तरक्की का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलात सामने आ रहे हैं और इसी के लिए अपने ख़त में जितेंद्र औहाट ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से धारावी के तामीर और तरक्की का मुतालबा किया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं खुद जितेंद्र औहाट साहब। जितेंद्र औहाट साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से धारावी में लगातार हम देख रहे थे कि कोरोना का कहर जारी था और अब आपने यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के विकास के लिए बाकायदा सीएम को ख़त लिखा है। आपसे इस पूरे मामले पर हम जानकारी चाहते हैं, क्योंकि धारावी एक ऐसी झोपड़पट्टी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मुझे लगता है कि धारावी का रीडेवलपमेंट अब अहम मुद्दा है और उसको जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। बम्बई की हालत खस्ता है, थोड़ा सा आर्थिक मामला भी है, बम्बई पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। तो बम्बई को अगर फिर से एक बार मजबूत बनाना है तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे जहां पे हमको इंटरनेशनल फंडिंग मिलेगा और लोगों को रोजंदारी मिलेगी। और खास करके जिस उद्योग व्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजंदारी मिलती है वो है बिल्डिंग व्यवसाय, यानी बांधकाम व्यवसाय। तो मुझे लगता है कि उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, उसको थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए अगर कोई हाथ मिलता है, कोई आर्थिक सपोर्ट मिलता है तो उसको ले लेना चाहिए। और इसलिए मैंने ये मुद्दा आगे बढ़ाया है कि मेरे मिनिस्ट्री के तहत जी धारावी रीडेवलपमेंट आता है और धारावी का रीडेवलपमेंट अब अगर हम करते तो मुंबई और महाराष्ट्र और पूरे देश को हम कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल। जितेंद्र जी, तो इस सिलसिले में क्या कुछ खास प्लान है, क्या कुछ लाया? पिछले सरकार ने कुछ टेंडर्स मंगाए थे, अब वो टेंडर्स को फाइनल करने की बात है। वो टेंडर को फाइनल करके उसको जो कुछ है वो आगे बढ़ा करके अब ज्यादा इसमें वक्त जाया न किया जाए, ऐसा मेरा खुद का सीएम साहब को बोलना था। जी जितेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसी तरह से हम कुछ और जो शहर हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं कोरोना से, चाहे हम मालेगांव की बात कर लें, चाहे मुंब्रा की बात कर लें, इन तमाम शहरों में भी अब बहुत जल्द से जल्द काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि लोग अभी भी गंभीर नहीं है इस बीमारी से कैसे लड़ना चाहिए, इसके सीधे रास्ते अपने घर पे निकलते हैं। लोगों को कहाँ है, घर में बैठे हो, लेकिन लोग सुबह शाम मार्केट जाते हैं, मार्केट में भीड़ जमा करते हैं जी। ऐसे हालत में कैसे लोगों को क्या समझाया जाए? इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए इस बीमारी को, इस महामारी को। और इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है ना जी। इसका एक ही इलाज है, आप घर में बैठो, अपनों के साथ बैठो, ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। जी जितेंद्र औहाट जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुंब्रा से
रुकन असेंबली जितेंद्र ओहार साहब, जो महाराष्ट्र हुकूमत में काबीनी वजीर हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, उस पर लोगों को खुद अमल करना पड़ेगा। उन्होंने एक ख़त लिखा है महाराष्ट्र के वज़ीर आला को, जिसमें धारावी की तामीर और तरक्की का मुतालबा किया है। माली इमदाद की तकसीम में करोड़ों रुपए के स्कैंडल का पता चला है। सियासी पार्टियों के वर्करों में मुबैना तौर पर सालाना तकरीबन 78 करोड़ रुपए फराहम किए जा रहे थे कि ये माइग्रेंट्स कश्मीर के बाहर मुकीम हैं, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। पेश है समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। सिक्योरिटी के एतबार से हसास मकाम जम्मू कश्मीर में सरकारी अखराजात और लोगों या ग्रुप्स को सिक्योरिटी के नाम पर दी जाने वाली इमदाद पर सवालात कम ही पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी और सीक्रेसी के नाम पर अंजाम दी जा रही सरगर्मियों को मंजर आम पर लाने और इस पर बहस करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। पता चला है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कश्मीर के सियासी वर्करों में मुबैना तौर पर सालाना 78 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे पास दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस वर्करों को गुज़िश्ता 30 बरसों से माली इमदाद दी जा रही है। इन लीडरों और वर्करों को साल 1990 से हर महीने सरकारी खजाने से रकम दी जा रही है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में ये रकम 2340 करोड़ हो गई है। माइग्रेंटों के लिए काम करने वाली तंजीम के चेयरमैन सतीश महालदार का कहना है कि मज़कूरा वर्कर्स अब वादी में अपने आबाई मकानों में मुकीम हैं, ताहम उन्हें अब भी दीगर कश्मीरी माइग्रेंटों की तरह माहाना इमदाद फराहम की जा रही है। 2013 में ये सामने मामला आया था और ये सरकार से गुहार लगाई थी कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो अपने कश्मीर के घरों में रह रहे हैं, कश्मीर में इनको सरकार पैसे दे रही। हो सकता था उस वक्त कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए हों, बट आज का ताजुब ये वाली बात है, यूटी बनने के बावजूद भी और गवर्नर राज होने के बावजूद भी इनको सरकार जो है पैसा दे रही है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो थी या आज भी कह रही है कि कश्मीर की जो आज हालात हैं वो इसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लोग हैं। तो क्या ये माना जाए सरकार आज इन लोगों को, उन लोगों को ये पैसा दे रही है जो अपना एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं? क्या सरकार उन लोगों को पैसा दे रही है जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे? क्या सरकार उनको सपोर्ट कर रही है जो अलगाववाद के साथ चलते हैं? मुख्तलिफ कैंपों में बदहाली की जिंदगी गुजारने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स ने इस मामले पर अपनी बरहमी का इजहार किया है। माइग्रेंटों ने कहा है कि उन्होंने दहशतगर्दी की वजह से अपनी ज़मीनें और मकान खो दिए, लेकिन अब उनके लिए मुख्तस रिलीफ को सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा माइग्रेंटों के साथ धोखा किया गया है। माइग्रेंटों की फलाह पर खर्च करने के बजाय हुकूमत ने सियासी अफराद को फ़ायदा पहुँचाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहा हूँ, 90 से लेकर आज तक जो आप इनको जो है सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। इवन खासकर हम कश्मीरी पंडित 30 साल से हम जो बर्बादी में चल रहे हैं, उसका रीज़न यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं इस कौम को कहीं पर सेटल करना, ना इसको चाहते हैं कहीं पर किसी तरीके का इमदाद देना, क्योंकि ये चाहते हैं अपने पेट भरना है। इसका जिम्मेदार हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि जिस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से लेकर आज तक इन लोगों को पर्दा रखा है। पर्दा क्यों रखा है? रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी दुकानदारी चल रही है। बेशक हमारे साथ कुछ मुसलमान भी आए जिनका भाई मारा गया, माँ मारी गई या बाप मारा गया। वो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे कैंपों में भी है, तो वो माइग्रेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स इन्होंने रिलीफ होल्डर बनाए, माइग्रेंट बनाए, ये बात समझ में आती नहीं है। क्यों ऐसा किया इन्होंने? क्यों गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया? 1996 से ये प्रोसेस बनाया है इन्होंने। माइग्रेंटों की रिलीफ और बाज़ाबातकारी महकमे के कमिश्नर के इल्म में जब ये मामला लाया गया तो उन्होंने वादा किया कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कराने और इसके बाद मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। सम पीपल जिन्होंने बताया साहब मैं कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जब देखिए तो वो अनंतनाग की निकलती है। हमें डाउट हुआ, हमारे ऑफिसर ने तो तुरंत उनका बंद कर दिया है रिलीफ।
जब हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात आती है, हम कायदा और कानून को देखते हैं और हम इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। विद इन 15 डेज आई विल बी बैक टू यू। अगर कोई भी रिलीफ कैटेगरी होल्डर या पेंशनर कैटेगरी होल्डर भी कायदा और कानून का उल्लंघन करता है, उसको जो एक्शन है वो होगा। कश्मीर माइग्रेंटों ने बीजेपी पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी एक जानिब एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को एंटी नेशनल एजेंडा रखने और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराती है, तो दूसरी जानिब बीजेपी अपोजिशन सियासी पार्टियों की माली अयानत कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त की अहम खबर बंगाल में तूफान अम्फान ने जो तबाही मचाई है उससे जुड़ी हुई है। इस वक्त का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। तूफान अम्फान से अब तक 72 लोगों की मौत की खबर है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि मगरबी बंगाल में आकर देखें। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल में तूफान आकर चला गया, लेकिन अब उसकी तबाहकारियां सामने आ रही हैं और जिस तरह से सुबह जो आंकड़े थे उनमें अब लगातार इजाफा देखा जा रहा है और अभी की ये खबर है कि अब तक 72 लोगों की मौत तूफान अम्फान से हो चुकी है। সুব্রতদা মেদিনীপুর পশ্চিম করুন, মেদিনীপুর পশ্চিম করে আপনি একটু বাঁকুড়া যান, মেদিনীপুর পশ্চিম করার পরে আপনি একটু বাঁকুড়া পুরুলিয়াটা করে শান্তিকেও আছে করে আপনি এদিক দিয়ে ফিরে আসবেন। আসার সময় আপনি একটু বর্ধমান পশ্চিমটা দিয়ে ফিরে আসবেন। আসানসোল। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी साथी शबाना एजाज मौजूद हैं। शबाना, इससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी जो हैं वो ज़रूर सेंटर से मदद की गुहार लगाएंगी और बिल्कुल वही हुआ। बिल्कुल है ना, आपने देखा कि जब अमित शाह ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा, अपने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने तबाहकारियों का जायजा लिया है, तूफान की तबाहकारियों का, और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी से बात की है। और जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही थी कि एक बड़ी तबाही हुई है और 3 तरफा मार जो है वो बंगाल को झेलना पड़ेगा। एक कोरोना, दूसरा जो मजदूर वापस आ रहे हैं, मजदूरों की बंगाल वापसी, और अब जो है ये तूफान अम्फान। तो ये 3 जो है वो बड़ा एक हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज है और इससे उभर पाना मुश्किल है। ये खुद वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी ने कहा था और 1 लाख करोड़ के नुकसान की बात की थी। तो एक तरह से एक बड़ी रकम है, बड़ा पैकेज है जो ममता बनर्जी ने इशारा दिया था कि सेंट्रल अगर उनकी मदद कर रही है तो उनकी तरफ से एक बड़ा डिमांड जो है वो जाएगा। और वही हुआ कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आपने देखा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उन्होंने आज इतराफ किया है कि पूरे बंगाल में तूफान अम्फान से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। जी, तो अभी तक के ये आदाद शुमार हैं कि 72 लोगों की मौत हुई है और जाहिर सी बात है तूफान की जो तबाहकारियां तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंच रही हैं उससे उम्मीद यही है कि ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा जरूर। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।